वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आशियान था उसने कहीं से किसी ने उसको एक ड्रिंक ऑफर किया था एंड उसने बिना सोच समझे उसको पी लिया। एंड साओ शिनचैन और वांग जी को पता चलता है कि उसमें वाइन था जो कि आशन के सिर चढ़ के बोल रहा था। मतलब आशन बीच रास्ते में डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था और उसने कुछ ऐसा भी कर दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। साओ शिनचैन तो ऐसा कुछ कभी अपने सपने में नहीं सोच सकता और वांग जी उसके लिए तो लगभग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। नशे में आशियान वांग जी के पास सडनली आ गया। उसने उसको चिक्स पर एक किस किया और वहाँ से भाग गया। ये सडन किस था, लेकिन इसने वांग जी का जो हालत है वो पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, क्योंकि वांग जी अपना स्टेट में ही नहीं था, वो अपना सेंस में ही नहीं था। वो वहाँ पे स्टबर्नली खड़ा हुआ था, स्टिफ खड़ा हुआ था एंड बस अपना आइज़ को बड़ा बड़ा करके आशन की तरफ देख रहा था, जो कि उससे एकदम दूर जा करके दोबारा डांस करने लगा था एंड वो हंस रहा था। उसके साथ में दोनों बच्चे जो कि एक बार अपने बाबा को देख रहे थे, फिर उन्होंने एक बार आशन की तरफ देखा एंड वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। साओ शिनचैन ने वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसे भगाया। साओ शिनचैन अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उसे पनिश करना चाहता था, लेकिन अभी तो आशन अभी ड्रंक है, उसे पनिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी साओ शिनचैन आशन को पनिश नहीं कर सकते। पर साओ शिनचैन ने अपने मन में ठान लिया है कि आशन को होश में आने दो, तब साओ शिनचैन उसे बहुत बुरी तरह से पनिश करेंगे। साओ शिनचैन ने जैसे तैसे करके आशन को अपनी तरफ खींचा और पकड़ लिया बहुत टाइटली, ताकि वो और कहीं ना भाग सके। वो बहुत नशे में था। आशन ने भी अपना सिर को साओ शिनचैन के चेस्ट पर रखा एंड साओ शिनचैन ने भी उसे अच्छे से पकड़ लिया। वांग जी के हाथों में दोनों बेबीज था और वो लोग कहीं जा रहे थे। वांग जी आगे चल रहा था, साओ शिनचैन और आशन पीछे चल रहे थे। साओ शिनचैन ने ये 8वीं बार पूछा था कि मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी ने जस्ट एक ही रिप्लाई किया था जो हमेशा के लिए सेम था, जल्दी पता चल जाएगा। साओ शिनचैन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसे कुछ तो अजीब लग रहा है, उसे कुछ गलत लग रहा है, जैसे कि अगर अभी वो वापस नहीं गए तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। साओ शिनचैन ने एक बार अपने बेटे आशन की तरफ देखा, जिसका आइज़ थोड़ा ब्लरी हो रहा था, आधा खुला हुआ था एंड आधा बंद था, जो कि अपना सेंस में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी तरफ देखा एंड उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, प्लीज़ बेटा मुझे कभी छोड़ के मत जाना। साओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। उसका सिक्स सेंस बोल रहा है कुछ तो बहुत गलत होने वाला है उसके साथ में। वो अपना बेटे को टाइटली पकड़ा और वांग जी की तरफ चलने लगा। वांग जी थोड़ा देर बाद रुका, वो कहीं आ गए थे एंड साओ शिनचैन ने जैसे ही उस जगह को थोड़ा देखा और उसने गौर किया, उसने कहा, मास्टर ये तो कोई बड़ा सेक्ट लगता है। तभी सामने से कुछ लोग वाइट रोब्स में आए जिन्होंने पूरा हेड रिबन पहन रखा था, जिसे देखकर साओ शिनचैन के तो होश ही उड़ गए। साओ शिनचैन हैरानी में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो कि साओ शिनचैन की तरफ नहीं देख रहा था, उसने उन डिसिपल से कहा, भाई को बुलाओ। डिसिपल्स ने तुरंत नोट किया एंड जो डिसिपल्स आए थे उसमें से कुछ वहाँ से जल्दी जल्दी चलते हुए चले गए, क्योंकि ऑफकोर्स क्राउड रेसेस में भागना मना है, तो वो बस जल्दी जल्दी चल रहे थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पे लान सिचेन और लान कुरन दोनों आ गए। लान सिचेन अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सरप्राइज़ भी फील कर रहे थे, सेम एज लान कुरन। वो भी अपना नेफ्यू को यहाँ देख करके बहुत ज़्यादा खुश था और सरप्राइज़ भी था। एंड वो लोग और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए जब उन्होंने देखा कि वांग जी अकेला नहीं आया है, उसके साथ में 2 और पर्सन हैं जिनको वो लोग नहीं जानते हैं। वांग जी सामने से हटा, उसने साओ शिनचैन की तरफ इशारा किया एंड कहा, ये साओ शिनचैन है। देन उसने आशन की तरफ इशारा किया एंड कहा, ये इनका बेटा विंग है। ये नाम सुनते ही जैसे कि लान सिचेन और लान कुरन दोनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। वो बिल्कुल शौक में एंड हैरानी में वांग जी की तरफ देख रहे थे। उनके मुंह में तो कोई लफ्ज़ ही नहीं था कुछ कहने के लिए। वांग जी को ये तो समझ आ रहा था कि ये लोग क्या समझ रहे हैं, तो उसने कहा, इसका नाम विंग है, लेकिन ये वो नहीं है। तब जाके लान सिचेन को थोड़ा ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ एक्साइटेड लगती है और
अच्छा फील कराती है, पर उनको थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा था अब। उन्होंने जस्ट एक थका हुआ आवाज़ में कहा, ठीक है। लान कुरैन जो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस नाम को सुन करके एंड अच्छा फील कर रहा था, वो भी एकदम से डाउन फील करने लगा। शाओ शिनचैन जो कि बिल्कुल शिवर कर रहा था, उसने वांग जी से कहा था कि उन दोनों को लान कुरैन से दूर रखे, पर वांग जी उन्हें डायरेक्ट लान कुरैन ही ले आया। पर क्यों लेके आया है इसके बारे में तो उसे बिल्कुल पता नहीं है एंड वो ये सोच रहा है क्या इनको पता चल गया, पर ये कैसे हो सकता है, ये बात तो उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। एंड अगर उन्हें पता है तो वो उन्हें यहाँ क्यों लेके आए हैं, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लान सिचन आशिन की तरफ देख रहा था, उसने कहा, क्या ये ड्रंक है? वांग जी ने जस्ट नोट किया। शाओ शिनचैन वो तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं है, उन्हें लग रहा है कि अब तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या ये लोग उससे उसके बेटे को अलग कर देंगे? शाओ शिनचैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि इसने ये जोर से बोला था। तो लान सिचन ने कहा, क्या हुआ, आप इतना डरी हुई क्यों हैं एंड क्या नहीं हो सकता? शाओ शिनचैन बस साइलेंट हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को अभी जाना चाहिए। शाओ शिनचैन आशन को लेके वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने कहा, रुकिए, आप 2 दिन यहीं रुकिए, उसके बाद चले जाइएगा। वांग जी का टोन बहुत ज़्यादा कोल्ड था एंड ऐसा लग रहा था कि वो ऑर्डर दे रहा हो। लान सिचन अपना मन में सोच रहा था कि वांग जी कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो किसी को भी लान क्लैन ले आए और वो भी खुद आ जाए और उससे 2 दिन रुकने के लिए भी कहे। कुछ तो गड़बड़ है। लान सिचन को इतना तो समझ में आया। उसने अपने अंकल की तरफ देखा, अंकल ने भी लान सिचन को देख करके नोट किया। तो लान सिचन ने शाओ शिनचैन से कहा कि वो यहाँ 2 दिन रुकें, उसके बाद वो जा सकते हैं एंड अभी उनका बेटे का हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होगा। शाओ शिनचैन भी इतना समझता है एंड अपना बेटे के लिए तो वो कुछ भी करेगा। हालांकि उसके बेटे को खतरा लान क्लान से ही है, फिर भी वो वहाँ रुकने के लिए मान गया। शाओ शिनचैन को कुछ गेस्ट रूम दिखाया गया एंड एक रूम उनके बेटे के लिए, एक रूम उनके लिए, दोनों को अलग अलग रूम दिया गया। शाओ शिनचैन ने उस रूम में जो वांग जी ने आशन के लिए बताया था उसमें आशन को सुला दिया और खुद आकर के दूसरे रूम में लेट गया। अभी रात हो रहा था एंड कर्फ्यू स्टार्ट हो गया था, 7 बज रहा था। 7 बजे के बाद लान क्लान से किसी का बाहर जाना और किसी का अंदर आना दोनों ही मना है। आज पेट्रोलिंग पे लान क्लान का एक बहुत ही होशियार डिसिपल जिसका नाम है लान जिंगी, वो पहरेदारी कर रहा था। वो पेट्रोलिंग पर था एंड वो चारों तरफ नज़र रख रहा था कि कोई ना तो अंदर आए ना बाहर जाए एंड कोई रूल्स को अनफॉलो ना करे। तभी उसने देखा कि उस छत पर जिस पर आज कुछ गेस्ट रहने आए हैं एंड जिसमें एक बच्चे को सुलाया गया था, मतलब लेके जाया गया था, उसके रूफ पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि लगभग उसी के एज का है। तो जिंगी वहाँ गया और उसने कहा, हे। उस बच्चे ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम हे नहीं, मेरा नाम आशन है, तुम मुझे आशन कह सकते हो या फिर विंग भी कह सकते हो। ये बोलकर उस लड़के ने, मतलब आशन ने, जिंगी की तरफ विंग किया। जिंगी को तो बहुत ज़्यादा शाय फील हुआ। उसने कहा, ऐसा मत किया करो, लान क्लैन में ये करना मना है। आशन ने हंसा और कहा, लान क्लैन में ये भी करना मना है, तो और क्या क्या मना है लान क्लैन में करना? जिंगी ने कहा, रूफ पर बैठना भी मना है, अंदर जाओ और सो जाओ, ये नाइट का टाइम है एंड 7 बजे के बाद सबका रूम से बाहर आना मना है एंड 9 बजे तक सब लोग सो जाते हैं एंड अभी 9 बज चुका है, तुम्हारे सोने का टाइम है, जाओ और सो जाओ। आशा ने कहा, पर मैं तो लान क्लान से बिलोंग नहीं करता, तो ये रूल मेरे ऊपर लागू भी नहीं होता। जिंगे ने कहा, तुम लान क्लान से बिलोंग भले ना करते हो, पर अभी के लिए तुम लान क्लान में हो, तो तुम्हें रूल फॉलो करना पड़ेगा, जाओ और सो जाओ। आशा ने कहा, मैं सो जाऊंगा अगर तुम मुझे पकड़ पाए तो। जिंगी एकदम हैरानी में आशन की तरफ देख रहा था और कहा, तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें पकड़ लूँ तो? आशन ने कहा, क्योंकि अभी मैं भागने वाला हूँ। ये बोल करके आशन अपना छत से दूसरे छत पे एकदम उड़ते हुए चला गया एंड जिंगी उसे देख रहा था। उसने उसका पीछा किया
एंड ऐसे ही वो पूरा क्लाउड रेसेस में भागने लगे। उनके भागने से इतना शोर हो रहा था कि बहुत लोगों की नींद डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो लोग भागते हुए आवाज़ें भी कर रहे थे। ये जिंगी के लिए पहली बार है जो वो क्लाउड रेसेस में भाग रहा है किसी के पीछे, एंड उसी एक चेजिंग गेम खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो भी हंस रहा था। एंड आशियान, वो तो है ही शैतान, वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था एंड बोल रहा था, पकड़ो मुझे पकड़ो, मैं इधर जा रहा हूँ, नहीं नहीं उधर नहीं, मैं तो इधर हूँ, पकड़ो मुझे पकड़ो। वो पूरा ही क्लाउड रेसेस में घूम रहा था एंड वो सबकी छतों पे कूद भी रहा था, जिससे लगभग पूरा क्लाउड रेसेस में मतलब पूरा लान प्लान का ही नींद डिस्टर्ब हो गया। सब लोग अपना अपना कमरे से बाहर आ गए। हालांकि ये रूल्स के खिलाफ है, पर उनको लगा कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ गलत, या किसी ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया। सब लोग एकदम डरे हुए से एंड कुछ लोग एकदम जोश में अपना तलवारों के साथ में बाहर आए। एंड बाहर का नज़ारा तो कुछ और ही था। उन पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि ये तो किसी की मस्ती का नतीजा है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा भाग रहा है एंड उसके पीछे जिंगी भी भाग रहा है। लान कुरन, लान सेचन एंड वांगजी भी वहाँ था। एंड वांगजी का बेबी जो उसके रूम में सो रहा था, क्योंकि इतना शोर में लान कुरन में कोई सो ही नहीं सकता। लान कुरन में हमेशा शांति रहता है। लान कुरन ने जोर से चिल्लाया, जिंगी। जिंगी एकदम शॉक हो गया एंड बहुत सारा डर भी गया। वो अपनी जगह पे स्टिफ खड़ा हो गया। वो नीचे आया रूप से एंड मास्टर लैंड के सामने अपने घुटनों के बल बैठ करके और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला, मास्टर मुझे माफ़ कीजिए, मैंने रूल को तोड़ा है, मैं अपना गलती मानता हूँ एंड पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। आशन भी वहाँ आया और वो भी अपने घुटनों के बल बैठ गया एंड उसने भी मास्टर लैंड के सामने अपना हाथ को जोड़ा और कहा, माफ़ मुझे कीजिएगा, पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए। शैतान मैं हूँ, मैं ही छत पे बैठा था एंड मैंने ही इस लैंड को अपने पीछे भागने के लिए उकसाया था, गलती मेरा है, सज़ा मुझे मिलना चाहिए। ये सब देख करके लान सिचेन, लान कुरन और वांगजी तीनों को कुछ याद आ रहा था। पुराना बातें, 4 साल पहले का बातें, जब वोइंग यहाँ आया था, उसने वांगजी को ड्रंक कर दिया था एंड ऐसे ही वांगजी ने खुद का मिस्टेक मान लिया था और वोइंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। आज भी ये वोइंग जो अभी यहाँ आया है, इसे आए हुए कुछ घंटे हुए हैं, ये भी बचाने का कोशिश कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे जिंगी की जगह पे वांगजी था एंड आज जिंगी है, जो कि बहुत अच्छा बच्चा है। लान कुरन ने सिर्फ उन दोनों को खड़ा होने के लिए कहा एंड कहा, इसकी पहली गलती है तुम दोनों का, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, आगे से ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये बोल करके लान कुरन वहाँ से चला गया एंड लान सिचेन, जो कि बिल्कुल शॉक था, क्योंकि लान कुरन किसी को ऐसे ही माफ़ कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है। उसने तो वांगजी को भी माफ़ नहीं किया था एंड इन दोनों को कैसे माफ़ कर दिया। उसे तो अपना स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर लैंड को शायद ये लग रहा है कि ये सच में वोइंग है एंड लान सिचेन को भी लगता है कि ये उनका वोइंग है, उनका वोइंग, जो कि वांगजी का वोइंग भी है, उसका प्यार, उसके भाई का लाइफ। एंड वांगजी डिसबिलीव में इन दोनों की तरफ देख रहा था। वो भी इस बात से शॉक था कि लान कुरन ने उन दोनों को पनिश नहीं किया, बट फिर वांगजी ने सोचा कि ये इसलिए है क्योंकि पिछली बार पनिश करने के बाद कितना कुछ हो गया, तो इस बार अंकल ने सोचा कि माफ़ी कर देते हैं। सब लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड वो लोग अपना अपना रूम में जाके सो गया। आशन और जिंगी भी अपना अपना रूम में जाकर के सो गया। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे सबको संदेश मिला था कि उनको लान कुरन ने बुलाया है अपना कमरे में। ये संदेश सिर्फ लान सिचेन, वांगजी इन दोनों को ही नहीं मिला था, बल्कि लानमन हुआ और लानसी हुआ, जो कि सेक्लूजन में थे, उनको भी संदेश भेज दिया था। एंड लान सिचेन को ये भी बोला था कि वो साओ शिनचैन को लान कुरन का रूम में लेके आए। तो सब लोग सुबह 5:30 तक इकट्ठा हुए, जिसमें वहाँ पर लान कुरन के कमरा में लान कुरन, लान सिचेन, वांगजी, साओ शिनचैन, लानमन हुआ और लानसी हुआ, ये सब लोग थे। साओ शिनचैन जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा ही परेशान था। उसे लग रहा था कि उसका अब जो झूठ है या फिर कहें कि जो उसकी सच्चाई है वो सबके सामने आने वाली है। तो वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा,
मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। मैंने बस अपने अपने प्यार को बचाने के लिए ये किया है। मैंने मैंने खुद से कुछ नहीं किया। मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे। आप माफ़ नहीं कर सकते तब भी मुझे माफ़ करना होगा, एंड मैं अपना बेटे को आपको कभी नहीं सौंपूँगा। मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा। प्लीज़ मास्टर, हमें जाने दीजिए। आप जैसे पहले रह रहे थे आप वैसे रह सकते हैं। वो बस एक सांस में ये सब कुछ बोले जा रहा था। एंड लान कुरैन जो कि वहीं खड़ा हुआ स्माइल कर रहा था और बाकी सबको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लान कुरैन साओ सिंचन के पास आया और उसने अपना दाढ़ी को हाथ फिराते हुए कहा, खड़े हो जाओ। साओ सिंचन जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो तुरंत ही खड़ा हो गया। उसका सर झुका हुआ था और उसके हाथ बंधे हुए थे। वो बो कर रहा था एंड बोल रहा था, मास्टर। लान कुरैन ने कहा, सही से खड़े हो जाओ। साओ सिंचन अपने अच्छे तरीके से खड़ा हो गया एंड उसने अब लान कुरैन की तरफ देखा जो कि स्माइल कर रहा था एंड अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। लान कुरैन ने कहा, तो क्या अब तुम सब कुछ सच बताओगे या फिर मैं सच बताऊं? साओ सिंचन जिसका पूरा चेहरा पेल हो गया था एंड सफ़ेद पड़ गया था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था एंड डरा हुआ भी था। लान कुरैन अपना सीट पे जाके बैठ गया एंड उसने बाकी सबको भी कहा कि वो अपना अपना जगह पे जाके बैठ जाए। सब लोग अपनी जगह पे जाकर बैठ गए थे। रूम के बीचों बीच में साओ सिंचन खड़ा था। लान कुरैन ने कहा, मुझे एक और बार बोलना ना पड़े। साओ सिंचन जो कि इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था, उसने झिझकते हुए कहा, मैंने लान कुरैन को अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। उसने कहा, ये अटकना बंद करो और सब कुछ सच से बताओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही साओ सिंचन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो थोड़ा सा काम फील कर रहा था। उसने एक लंबा ब्रेथ लिया एंड देन अपनी बात को बताना स्टार्ट किया। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साओ सिंचन जो कि अपना हस्बैंड सोंगलैन उसके साथ में रहता था अच्छे से, एंड उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया था जिसका नाम था मो शेन्यू। वो लोग मो शेन्यू के साथ में बहुत खुश रहते थे एंड वो लोग शिकारी थे, मतलब हंटर्स थे, तो वो शिकार करके अपना पेट भरते थे एंड वो लोग कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे। ऐसे ही सफ़र करते करते वो लोग एक जंगल में पहुंच गए एक दिन, और वो लोग वहाँ पे रुके भी थे क्योंकि जंगल के अंदर पहुँच गए थे और वहाँ से निकलना लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि रात हो गया था उन लोगों को। तो वो लोग वहीं पर एक पेड़ के ऊपर अपना टेंट हाउस बनाया पेड़ के नीचे और वहीं पर सो गए थे। जब सुबह साओ सिंचन उठा तो उसके पास में उसका हस्बैंड लेटा हुआ था, जिसे देखते ही साओ सिंचन के फेस पर एक स्माइल आ गया। उसने सोंगलैन के बालों को उसके कान के पीछे कहा एंड कहा, वाओ बेई, सुबह हो गया है, उठ जाओ। सोंगलैन जो कि पहले से ही जगा हुआ था, उसने स्माइल किया एंड अपना आई को ओपन किया। उसने कहा, साओ सिंचन ने कहा, तो तुम जगे हुए थे? सोंगलैन ने कहा, मैं जागा हुआ था। तो तुम भी जाग गए? अब लगता है हमें हमारे बेटे को भी जगा देना चाहिए। उन लोगों ने अब साओ सिंचन की दूसरी तरफ देखा एंड वो लोगों का आंखें बड़ा बड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पे मो शेन्यू नहीं था। रात को तो वो उन लोगों के साथ ही सोया था, वो लोग एक ही टेंट हाउस में सोए थे एंड अभी सुबह होते ही मो शेन्यू कहाँ गया? साओ सिंचन और सोंगलैन दोनों परेशान हो गए थे क्योंकि अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है, सुबह का बस 6 ही बजा है एंड मो शेन्यू उन दोनों को बताए बगैर कहीं भी नहीं जाता है। साओ सिंचन और सोंगलैन मो शेन्यू को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग हर जगह पे चिल्ला रहे थे, बेटा मो, क्या तुम यहाँ हो? एंड उन्हें कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। साओ सिंचन जो कि बहुत ज़्यादा वरिड था क्योंकि उसे पता है सोंगलैन के पास ज़्यादा समय नहीं है। उसने वैद्य से चेक करवाया था जब सोंगलैन एक बार बेहोश हो गया था नाइट हंटिंग के टाइम पे, एंड तभी साओ सिंचन को पता चला था कि सोंगलैन के पास ज़्यादा समय नहीं है और वैद्य ने उससे कहा था कि उसे हमेशा के लिए खुश रखे, तब वो थोड़ा और ज़्यादा जी सकता है। एंड अभी साओ सिंचन बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर उनका बेटा नहीं मिला तो क्या करेगा? कहीं सोंगलैन को कुछ नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो उसने पूरा जी जान लगा करके मो शेन्यू को ढूंढना चालू किया एंड थोड़ा दूर आने के बाद उसे एक केव दिखा, एक गुफा टाइप का केव। तो वो उसके अंदर चला गया एंड अंदर जाके उसे मो शेन्यू मिला भी,
जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था। शाओ शिनचैन मोशन्यू के पास गया और उसके सिर को अपना गोद में रख लिया और कहा, बेटा ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे साथ ये किसने किया है? मोशन्यू कहा, बाबा घोस्ट स्पिरिट जिसको हम लोगों ने पिछले हफ्ते हंट किया था और बंद कर दिया था, वो आज़ाद हो गया है। आपको उसे दोबारा बंद करना होगा। मोशन्यू जो कि अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा था, एंड आखिर में उसने बस ये कहा, बाबा मेरे पापा को ये बात बताना, उनसे बोल देना कि मैं भाग गया, मुझे भी उनके बारे में सब कुछ पता है। शाओ शिनचैन ये सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसने सोंगलन के बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था, एंड मोशन्यू को ये सब पता है। शाओ शिनचैन ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मोशन्यू कहा, बाबा मैं आपके साथ इतने टाइम से हंट कर रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ किस व्यक्ति का मौत कैसे होता है, एंड उस स्पिरिट ने मुझे इविली हर्ट किया है। मैं नहीं बचूंगा। बस मेरा आखिरी इच्छा है कि आप बस पापा को खुश रखना, आप उनके लिए कुछ भी करना, और उन्हें को भी दुख नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करोगे ना? शाओ शिनचैन ने अपना बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मोशन्यू ने कहा, बाबा का ख्याल। ये कहते हुए ही शाओ शिनचैन की गोद में मोशन्यू ने दम तोड़ दिया, और शाओ शिनचैन उसकी डेड बॉडी को लेकर के रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी था, एंड अब वो सोंगलन को क्या जवाब देगा कि उनका बेटा, उससे क्या हुआ? उसे उस घोस्ट स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वो मेथड यूज़ किया जिससे वो उस घोस्ट स्पिरिट को पकड़ता है, एंड कुछ ही देर में उसने उस ईविल स्पिरिट को पकड़ लिया। वो ईविल स्पिरिट एक डेमोन का था। उसने उस स्पिरिट को फिर से बंद किया उस जगह पे जहाँ पे वो स्पिरिट्स को बंद करता है, क्योंकि ऐसा स्पिरिट जिनको मुक्ति नहीं मिल सकता है उन्हें तो बंद करके रखना पड़ेगा। तो उसने वही किया, एंड उसी केव में उस चीज़ को उसने दफना दिया, एंड अपना बेटे का जो डेड बॉडी है उसे लेकर के शाओ शिनचैन वापस टेंट में पहुंच गया, जहाँ पर सोंगलन भी अपना वेट कर रहा था। वो वहीं पे बैठे हुए अपना घुटनों को हक करके रो रहा था। जब उसने शाओ शिनचैन को देखा तो वो खड़ा हुआ और भागते हुए उसके पास आया। उसने अपना बेटे के चीज़ को छुआ और कहा, इसे क्या हुआ? ये तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, ये ठीक तो है ना? शाओ शिनचैन, जो कि बोलना तो चाहता था कि अब उनका बेटा उनके साथ नहीं है, पर बोल नहीं पाया। उसने कहा, ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, ये अभी ठीक हो जाएगा, ये बस बेहोश है। सोंगलन, जो कि अभी बस मोशन्यू का नब्ज चेक ही करने वाला था, शाओ शिनचैन ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सोंगलन, जो कि एकदम से झिझक गया, उसने कहा, मैंने क्या किया है? शाओ शिनचैन ने कहा, तुम्हें बिलीव नहीं है इसलिए तुम उसका नब्ज चेक कर रहे हो, मैंने कहा ना वो बेहोश है। ये पहली बार है जब शाओ शिनचैन ने सोंगलन पर गुस्सा किया था। सोंगलन थोड़ा देर के लिए तो शॉक था, फिर उसे समझ आया कि मोशन्यू जो कि ज़ख्मी है, इस वजह से शाओ शिनचैन को गुस्सा आ रहा है। तो सोंगलन ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोशन्यू को टेंट में लेकर आए और उसे सुला दिया। 2 घंटे हो गए थे पर मोशन्यू को होश नहीं आया। उसे होश आता भी कैसे? वो डेड है, वो डेड बॉडी को अपने साथ रखे हुए हैं। एंड शाओ शिनचैन सोच रहा था कि अगर वो ऐसे ही अपना बेटे का बॉडी को यहाँ रखा हुआ रहा तो ना तो उसकी स्पिरिट को शांति मिलेगी और ना ही वो सोंगलन को बचा पाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में ये बॉडी स्मेल करने लगेगा, जिससे सोंगलन को पता चल जाएगा कि मोशन्यू अब उन लोगों के साथ नहीं रहा। शाओ शिनचैन अपना मन में सोच रहा था कि अब उसे कुछ तो करना होगा, वो सोंगलन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। सोंगलन, जो कि वहीं बैठा हुआ था, अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था, वो अपना बेटे के सर पर प्यार से हाथ फिरा रहा था एंड एक गाना गुनगुना रहा था। देखते ही देखते शाम हो गया, लेकिन शाओ शिनचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो लोग वहीं उसी जंगल में उस टेंट के अंदर थे, एंड उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। शाओ शिनचैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड सोंगलन वो बस अपना बेटे का हाथ पकड़ के और उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। एक पल के लिए भी वो अपना बेटे के पास से हटा नहीं था। शाओ शिनचैन को ये सब देखकर अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि वो कितना बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता अपना स्पाउस के लिए।
फिर साओ सिंचन के दिमाग में कुछ बातें याद आया जो उससे उसकी मास्टर बाओसन शरण ने कहा था। किसी पर्सन को जिंदा करने के लिए हमें किसी का स्पिरिट का कुर्बानी देना होता है, या फिर किसी और की स्पिरिट को हम किसी डेड बॉडी में इंटर करा करके उसे नया जीवन दे सकते हैं। उसे वो प्रोसेस याद है। वो सोच रहा था कि क्या वो ये कर सकता है साओ सिंचन को बचाने के लिए, सोंगलिन को बचाने के लिए। सोंगलिन जिसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। सोंगलिन को इतना समझ आ रहा था कि उसका बेटा उनके साथ नहीं है, पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था, और साओ सिंचन उसे ये बताने की हालत में नहीं था। तो उसने सोंगलिन से कहा कि वो मो शन्यू को कहीं लेके जा रहा है एंड थोड़ा देर में वापस लेके आएगा, उसे वैद्य की ज़रूरत है। सोंगलिन को भी पता है कि उसका बेटा का डेथ हो चुका है, पर फिर भी वो अपना स्पाउस पे भरोसा करता है, अपने पार्टनर पे बिलीव करता है। तो उसने कुछ नहीं कहा, जस्ट नोट किया। शाम के टाइम में साओ सिंचन मो शन्यू का लाश को लेकर के उसी केव में वापस गया। उसने उसे ग्रास पर लेटाया एंड देन वो उसके सामने जाकर के बैठ गया और उसने वो प्रोसेस करना स्टार्ट किया। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके स्पिरिट को बुलाए जो कि ज़िंदा रहने का इच्छा रखता हो। देन उसे एक पर्सन के बारे में याद आया जिसका डेथ लगभग 1 साल पहले हुआ है, वी वुशियान, जो कि जीना चाहता था एंड आखिरी दम पे भी उसने यही कहा था कि वो जीना चाहता है, तो वह उसकी आत्मा को बुला सकता है। साओ सिंचन ने वो प्रोसेस किया। उस प्रोसेस को करते करते कब रात से सुबह हो गया उसे पता नहीं चला, लेकिन सुबह उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि सुबह जब उसने आंखें खोली उसके सामने मो शन्यू बैठा हुआ था एंड वो अपने सर को खुजा रहा था, इधर उधर देख रहा था। मो शन्यू ने कहा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसने साओ सिंचन की तरफ देखा एंड कहा, आप कौन हैं। साओ सिंचन जो कि सोच रहा था कि जैसे ही विंग इसके बेटे के शरीर में आएगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा एंड हो सकता है कि वो साओ सिंचन का मदद करने से भी इनकार कर दे। पर अब जब विंग को कुछ याद ही नहीं है तो साओ सिंचन ये कर सकता है। साओ सिंचन ने कहा, तुम्हारा नाम विंग है। विंग ने कहा, मेरा नाम विंग है, ये कितना प्यारा नाम है। साओ सिंचन ने आगे कहा, तुम मेरा बेटा हो। एक पल के लिए तो विंग थोड़ा शॉक में आ गया, फिर उसने कहा, बाबा, और वो दौड़कर गया और साओ सिंचन को हक कर लिया। देन साओ सिंचन ने उसे बताया कि वो थोड़ा घायल हो गया था एंड इसलिए उसका शायद याददाश्त चला गया है एंड उनका दूसरा बाबा उनका वेट कर रहा है। साओ सिंचन विंग को लेकर के, जो कि मो शन्यू की बॉडी में है, उसको लेकर सोंगलिन के पास गया। अभी मॉर्निंग हो चुका है। सोंगलिन जो कि उसी टेंट में था। जब साओ सिंचन और विंग वहाँ पहुँचे तो सोंगलिन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पर आखिरी टाइम पे उसने मो शन्यू को देखा। उसने उसका सिर को सहलाया और कहा, बेटा तुम ठीक हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे आखिरी पलों में तुम्हें देख पाया। साओ सिंचन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कोई आखिरी पल नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें अभी यहाँ से जंगल से निकलना होगा और वैद्य के पास जाना होगा, चलो। सोंगलिन ने साओ सिंचन का हाथ को पकड़ा, उसे वापस नीचे बिठाया और कहा, तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगे, तुम्हें तो पता है ना, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। एंड मुझे इससे पहले, मतलब जब तुम्हें पता चला था कि मुझे बीमारी है, उससे बहुत पहले ही मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना इस बात के लिए। साओ सिंचन जो कि ये सुनकर के बहुत ज़्यादा शौक भी था और गुस्सा भी था, पर वो क्या कर सकता है। सोंगलिन ने कहा, मेरा आखिरी समय है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना एंड हमारे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। तुम रखोगे ना। साओ सिंचन ने कहा, मैं रखूँगा। मैं क्यों रखूँ, लेकिन हम रखेंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन करनी तो करनी है, जो होना है वो तो होते रहता है। सोंगलिन का कुछ ही टाइम बाद डेथ हो गया था। उन्होंने उसे दफन किया था एंड जिसमें विंग ने भी हेल्प किया था। विंग को सोंगलिन ने मो शन्यू कहकर बुलाया था, तो विंग ने साओ सिंचन से भी पूछा था इस बारे में। साओ सिंचन ने कहा था कि ये उसका नाम है, पर उसको सब प्यार से विंग बुलाते हैं। तब से विंग साओ सिंचन के साथ में है एंड साओ सिंचन ने विंग को ही अपना जीने का लक्ष्य मान लिया था। वो कभी भी विंग को अपने से अलग नहीं कर पाया
और ना ही कर सकता है। उसका जीने का वजह ही वो है। उसने अपना हस्बैंड को प्रॉमिस किया है, भले ही उसके हस्बैंड को पता ना हो कि ये वूइंग है, मोशन ही नहीं, फिर भी उसने प्रॉमिस किया है, तो वो अपना प्रॉमिस निभाएगा।